नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर ग्राउंड से लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज और साथ ही एक्सप्लोसिव रिपोर्ट्स। इसके साथ ही हम सुपर प्राइम टाइम में आज की बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। रूस के बेलगरोद में यूक्रेनी गोलाबारी फिर से शुरू हुई है। आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज आई है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज 10 घंटे बाद फिर बेलगरोद में यूक्रेनी गोलाबारी हुई है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी हमले में 48 रूसी नागरिक जख्मी हुए हैं। और चौथी, बेलगरोद में 12 घंटे से यूक्रेन कर रहा है गोलाबारी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोर्स में यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूक्रेन अब रूस के दूसरे सीमा से सटे शहरों पर भी इसी वॉर प्लान का इस्तेमाल करने वाला है। अगर रूस ने यूक्रेन को नहीं रोका तो आने वाले वक्त में कुछ और रूसी शहरों पर भी यूक्रेन कब्जा कर सकता है। अब क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने का ब्लूप्रिंट बना है, जिससे कीव की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि रूस ठीक उसी जगह उसी तरह का प्लान इस्तेमाल करने की सोच रहा है जैसी रणनीति से यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा किया। ये रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे नया अध्याय है। एक नए तरह की रणनीति से यूक्रेन अब युद्ध लड़ रहा है, जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। कुर्स्क में इसी रणनीति से यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है, इसलिए दूसरे इलाकों में ज़ेलेंस्की इसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। कुर्स्क के बाद बेलगरोद टारगेट पर है, जहां यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले ताबड़तोड़ हमले किए। बेलगरोद में इतनी तबाही आज से पहले कभी नहीं हुई। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर अब बेलगरोद है। वो बेलगरोद में एनर्जी सेक्टर तबाह कर देना चाहते हैं। इसके अलावा सैन्य ठिकाने भी उनके निशाने पर आ गए हैं। बेलगरोद में मौजूद एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया गया, जिससे फाइटर जेट को तबाह किया जा सके। बेलगरोद में हमले की सबसे बड़ी वजह है कि रूसी सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाने का रूट काटा जा सके। बॉर्डर के पास होने की वजह से बेलगरोद से खार्किव और डोनबास में आसानी से हथियार रूसी सैनिकों तक पहुंचाए जा रहे थे। इसके अलावा रूस यूक्रेन पर हमले के लिए बेलगरोद के एयरबेस का इस्तेमाल करता रहा है। कुछ घंटे पहले भी खार्किव पर बेलगरोद और कुर्स्क के एयरबेस से ही फाइटर जेट सुखोई और Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद खार्किव को दहलाया था। बैटल ऑफ बॉर्डर में अब रूस विध्वंसक हो चुका है। 6 अगस्त की रात को कुर्स्क पर कब्जा हुआ था। तभी से रूस बदला लेना चाह रहा था, इसलिए रूस ने खार्किव को चुना। खार्किव में भीषण मिसाइल वर्षा की गई, जिसमें एक 12 मंजिला रिहायशी इमारत ध्वस्त कर दी गई। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा घायल हो गए।
खार्किव में हमले के लिए फाइटर जेट सुखोई 25 और सुखोई 34 का इस्तेमाल किया गया। खार्किव सुलग रहा है। जेलेंस्की ने बदले के लिए बेलगोरोद को टारगेट किया है, जहां कुर्स्क जैसा हमला किया जा सके। खार्किव में तबाही के बाद यूक्रेन बौखला गया है और बेलगोरोद पर F-16 से हमले किए गए हैं। ऐसा दावा रूस ने किया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। जबकि इसके जवाब में रूस ने क्लस्टर मिसाइल से बमबारी की और उन इलाकों को निशाना बनाया गया जो रूसी प्रांतों की सीमा से लगते हैं। यह ठीक वैसा ही ब्लूप्रिंट है जैसा यूक्रेन ने कुर्स्क में अपनाया है। जेलेंस्की के प्लान से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा कर लिया है, जहां सूमी से यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में घुसे थे, जिसके बाद करीब 90% कुर्स्क पर कब्जा कर लिया गया। अब बड़ा खतरा कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है। कुर्स्क के अलावा बेलगोरोद में घमासान जारी है, जहां खार्किव से यूक्रेनी सैनिक घुसे हैं, जिसके बाद रूस और यूक्रेनी सैनिकों में आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने बेलगोरोद के कई ऑयल डिपो तबाह कर दिए हैं। इसी प्लान से यूक्रेन अब क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी में है और इसके लिए ओडेसा से क्रीमिया पर हमले का प्लान है और उसके तुरंत बाद खेरसोन से क्रीमिया में यूक्रेनी सैनिक घुसपैठ करेंगे। इसके अलावा क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन ने बेयर ब्रिगेड को भी उतारा है। अब जेलेंस्की रूस को उसकी ही सीमा में चैलेंज कर रहे हैं। इसके लिए रूस में घुसकर नेटो के हथियारों से हमले की इजाजत मांगी है। हालांकि कई नेटो देश इसके खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिका यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव 2 को कामयाब बनाना चाहता है, इसलिए हो सकता है कि मंजूरी मिल जाए। इसके लिए जेलेंस्की ने सरकार के मंत्रियों और सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें फ्रंट लाइन में ताबड़तोड़ हमले का ब्लूप्रिंट कैबिनेट को ब्रीफ किया गया। इस बीच पेंटागन पहुंचे यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि इस मीटिंग में फैसला होगा कि अमेरिका अपने हथियारों से रूस की धरती पर हमले की मंजूरी देता है या नहीं। अगर यूक्रेन को मंजूरी मिल जाती है तो पूरा यूरोप एक बहुत बड़े खतरे में घिर जाएगा, क्योंकि रूस बौखलाकर नेटो देशों पर हमले कर सकता है। ऐसा हुआ तो यूरोप में एटमी जलजला आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अभी जो रूस ने यूक्रेन पर हमले किए हैं वो सिर्फ ट्रेलर है। सोचिए तबाही की पिक्चर कितनी भयानक हो सकती है। रूस ने कुर्स्क और बेलगोरोद का बदला लेने के लिए खार्किव से लेकर कीव तक बमबारी की, खासतौर से उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां यूक्रेन को मिले नेटो हथियार रखे गए हैं। इसीलिए रूस वेस्ट यूक्रेन पर हमले कर रहा है। जबकि यूक्रेन रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करके रूस में अंधेरा कर देना चाहता है। सबसे पहले रोस्तोव के ऑयल डिपो को खाक कर दिया, जबकि इससे पहले पिछले 13 दिन से रोस्तोव में एक और ऑयल डिपो जल रहा है, जहां लगी आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी है। लाखों डॉलर का तेल अभी तक जल चुका है। जबकि यूक्रेन हमले का नया अध्याय शुरू करके रूस को बैकफुट पर लाने की तैयारी करीब करीब पूरी कर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव के बाद चासिव यार में रूसी हमला हुआ है। चासिव यार में रूसी हमले में 5 की मौत हुई है। रूसी हमले के बाद शहर से पलायन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर इलाके से भागे हैं। आज रात चासिव यार में बड़े हमले का अलर्ट भी है।
ज़ेलेंस्की की ढेरों गुहार के बाद और बाइडेन की कई उम्मीदों के साथ F-16 यूक्रेन पहुंचा था। ज़ेलेंस्की इसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करके रूस को परास्त करने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब यही ज़ेलेंस्की के गले की फांस बन गया है। सोमवार को यूक्रेन की अपनी गलती से एक F-16 क्रैश हो गया। अब अमेरिका ने इसे गंभीरता से लेते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं और कई तरह की पाबंदी यूक्रेन पर लग सकती है। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन के पायलट्स और वायुसेना अभी F-16 के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और हड़बड़ी में F-16 यूक्रेन पहुंचा दिए गए। Checking out. Steady up 034. यूक्रेन की जमीन पर F-16 का लैंड होना ज़ेलेंस्की के लिए किसी सपने का सच होने जैसा था। एक के बाद एक 6 F-16 लड़ाकू विमानों के यूक्रेन आने के बाद से ज़ेलेंस्की फूले रही समा रहे थे। एक तरफ कुर्स्क में कामयाबी तो दूसरी तरफ F-16 से जंग की रणनीति। सीना चौड़ा हो गया था ज़ेलेंस्की का। लेकिन ये खुशी, ये गुमान, ये हौसला और उम्मीदों का पहाड़ अब ढह चुका है। खुशी गम में बदल चुकी है, हौसला पस्त होने लगा है। बुरी खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अमेरिका अब F-16 के लिए स्टाफ नहीं भेजेगा, F-16 के रखरखाव की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। F-16 की नई खेप आने में महीनों का वक्त लगेगा। यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग का समय बढ़ सकता है। यूक्रेन जिस F-16 को गेम चेंजर बता रहा था, जिसके बल पर बाइडेन को रूस में जीत के ख्वाब दिखा रहा था, यूक्रेन के तमाम दावे F-16 के पहुंचने के करीब 30 दिनों में खोखले नजर आने लगे हैं। यूक्रेन के पास सिर्फ 6 F-16 थे और सिर्फ 6 पायलट थे। अब एक लड़ाकू विमान के साथ एक पायलट भी कम हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से ही यूक्रेन में F-16 को इतनी जल्दी भेजा गया। यूक्रेन के पायलट्स की अभी ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पायलट दिसंबर तक F-16 उड़ाने में ट्रेंड होंगे। नेटो देशों में F-16 की ट्रेनिंग के लिए भारी भीड़ है। यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग सिमुलेटर यानी डमी विमान में हुई है। अमेरिका का F-16 बेहद आधुनिक और घातक लड़ाकू जेट है। इस विमान को मजबूती देने के लिए इसमें कई तरह के विकल्प दिए गए हैं। एक अकेले पायलट को इसके कॉकपिट के सारे बटन के फंक्शन को सीखना होता है। साथ ही इसे हैंडल करने के लिए बने नॉब को संभालना होता है। F-16 के लिए सिर्फ पायलट की जरूरत नहीं, कई ट्रेन ग्राउंड स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है।
विमान से गलत कमांड हादसे की वजह बन सकता है। अमेरिका के ताबड़तोड़ फैसले बदलने की वजह भी यूक्रेन के पायलट और यूक्रेन में F-16 के लिए मौजूद इंतजाम है। दूसरे देशों के पायलट ट्रेनिंग के कई दौर से गुजरने के बाद F-16 को उड़ाते हैं, लेकिन यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग का समय बेहद कम है और इसकी वजह नेटो ही है, जिसने यूक्रेन के पायलट्स की ट्रेनिंग को ज्यादा अहमियत नहीं दी। और सवाल यूक्रेनी पायलट की काबिलियत को लेकर भी है। यूक्रेन ने 30 पायलट को ट्रेनिंग देने की मांग की थी, लेकिन इसकी शुरुआती दौर में अमेरिका ने सिर्फ 12 पायलट की ट्रेनिंग को मंजूरी दी। कभी जगह की कमी, कभी साधन की कमी से नेटो ने ट्रेनिंग में कई तरह के अड़चन लगाए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 10 यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग हुई। वहां उन्हें सिर्फ हवा में जंग की बेसिक ट्रेनिंग यानी शुरुआती ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद आगे की ट्रेनिंग फ्रांस में दी गई, लेकिन फ्रांस ने सिर्फ 4 यूक्रेनी पायलट को ट्रेनिंग दी। नीदरलैंड से पहले यूक्रेनी पायलट ने फ्रांस में युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस की। यूक्रेनी पायलट्स को हवा से हवा में जंग की ट्रेनिंग मिली। हवा से जमीन पर हमले का अभ्यास भी करवाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक पायलट्स को 50 बार सिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी गई। 80 घंटे अल्फा जेट से अभ्यास करवाया गया। यही वजह है कि नीदरलैंड्स में ट्रेनिंग के बावजूद यूक्रेनी पायलट्स को F-16 का बेहद कम अनुभव है। F-16 से जंग का अभ्यास करने का भी काफी कम मौका मिला है। सिर्फ 6 अनुभवहीन पायलट के भरोसे यूक्रेन की वायुसेना बड़ी बड़ी प्लानिंग में जुटी थी, लेकिन सोमवार को यूक्रेन की तैयारियों की पोल खुल गई। F-16 रूसी हमले के दौरान क्रैश हो गया। पैट्रियट की मिसाइल से F-16 के क्रैश का दावा किया जा रहा है। F-16 हासिल करने से पहले और उसके बाद यूक्रेन ने क्या तैयारियां की हैं, इसका परिणाम दुनिया के सामने है और यही वजह है कि पेंटागन में हड़कंप मच गया। अमेरिका का भरोसा बेहद कम हो गया है, तो वहीं F-16 को लेकर रूस का हौसला और बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की भी बेहद गुस्से में है। यूक्रेन में वायुसेना चीफ को फौरन हटा दिया गया है। यह माइकोला ओलेश्चुक की तस्वीर है। ये कल तक यूक्रेनी वायुसेना के प्रमुख थे। इन्हीं के ऊपर F-16 को लेकर रणनीति बनाने और उससे हमले की प्लानिंग करने की जिम्मेदारी थी। ज़ेलेंस्की ने वायुसेना के चीफ से सवाल पूछा है, F-16 को हड़बड़ी में क्यों भेजा गया? पायलट को रूट क्यों नहीं समझाया गया? नीचे उड़ान भरने का आदेश किसने दिया? पैट्रियट सिस्टम को बंद क्यों नहीं करवाया? अगर वाकई पैट्रियट से विमान क्रैश होने का दावा सच है, तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन जंग और सेना के लिहाज से यह बहुत बड़ी लापरवाही भी है। किसी भी देश की वायुसेना जमीनी सैनिकों के साथ तालमेल बनाकर काम करती है। यूक्रेनी पायलट्स को F-16 से एयर डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है। F-16 देने के साथ यूक्रेन को एयर टू एयर मिसाइल भी दी गई है। F-16 के पायलट ने 4 रूसी मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया था, लेकिन अपने ही एयर डिफेंस के एरिया में उड़ान भरना एक बहुत बड़ी नासमझी है। पैट्रियट का रडार हवा में मौजूद हर चीज को ट्रैक करता है। फाइटर जेट यूक्रेन का है या रूस का, यह पैट्रियट सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। यही वजह है कि जिस वक्त पैट्रियट रूसी मिसाइलों और ड्रोन को गिरा रहा था, उसी वक्त F-16 भी पैट्रियट का शिकार बन गया। अब F-16 के इस्तेमाल को लेकर नई पाबंदी लग सकती है।
F-16 के पायलट्स की ट्रेनिंग की दोबारा जांच हो सकती है। F-16 को ग्राउंड पर रखने का आदेश आ सकता है। F-16 को लेकर ज़ेलेंस्की कई योजना बना चुके थे। कुर्स्क में F-16 का इस्तेमाल शुरू होने वाला था। क्रीमिया पर F-16 से प्रहार की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब यूक्रेनी वायुसेना का आत्मविश्वास बेहद कम हो गया है। 5 पायलट और 5 F-16 एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक बचाए रखने की नीति पर ज्यादा जोर है। Расчеты! Вот немедленно! ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूमी में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी हथियार डिपो ध्वस्त हुआ है। हथियार डिपो में नेटो के हथियार मौजूद थे। रूस ने स्कंदर मिसाइल से यह हमला किया है। ज़ेलेंस्की रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। अगर यह हमला सफल हुआ तो यूक्रेन जंग में शायद फ्रंट फुट पर आ जाए, लेकिन इससे यूरोप की तबाही तय है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमले के लिए 250 टारगेट निश्चित किए हैं। इसकी एक लिस्ट अमेरिका भेजी गई है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि इस रूसी टारगेट्स पर हमले के लिए अमेरिका उन्हें पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे। इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। माना यह जा रहा है कि अगर नेटो की मिसाइलों ने रूस की धरती को छुआ तो पुतिन यूरोप में एटमी तबाही ला देंगे। रूस यूक्रेन जंग का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसकी तपिश में संपूर्ण यूरोप जलकर खंडहर बन सकता है। राष्ट्रपति पुतिन यूरोप पर एटमी बारूद बरसाने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें पश्चिम का हर मुल्क राख बन सकता है। इस संकट की वजह है ज़ेलेंस्की की एक गुस्ताखी, जिसे करने की इजाजत बंद दरवाजों के पीछे पश्चिमी मुल्कों ने ही यूक्रेन को दी है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमले की एक लिस्ट तैयार की है। हमलों की लिस्ट में करीब 250 टारगेट हैं। ये सभी टारगेट रूसी शहरों के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। यूक्रेन पश्चिमी हथियारों से यहां हमले की इजाजत चाहता है। यूक्रेन ने जिन इलाकों को टारगेट किया है वो रूस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर मौजूद है। इसीलिए हमले के लिए यूक्रेन को पश्चिमी हथियार चाहिए। पश्चिमी हथियारों से हमले की इजाजत मांगने फिलहाल एक यूक्रेनी डेलीगेशन वॉशिंगटन पहुंचा हुआ है, जिसने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी आंद्रेई यरमाक और यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमेरोव मौजूद रहे। मीटिंग में अपनी बात रखते हुए रुस्तम उमेरोव ने कहा, इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर 400 मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। रूस ने हमारे कई मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त कर दिए हैं। हमें अपनी रक्षा के लिए रूस को वैसा ही जवाब देने की जरूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि इस मीटिंग के दौरान यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने लॉयड ऑस्टिन को उन 250 ठिकानों की लिस्ट भी सौंपी जिन पर यूक्रेन हमला करने की तैयारी कर रहा है।
सवाल है रूस के वो कौन से ठिकाने और पॉइंट्स हैं जिन्हें तबाह कर ज़ेलेंस्की पुतिन को सबसे बड़ा जख्म देने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन की लिस्ट में सबसे टॉप पर नोवरोसिस्क में मौजूद रूसी नेवी फ्लीट है। सूची में मौजूद राष्ट्रपति निवास यूक्रेन के टारगेट पर है। सेवेस्तोपोल के एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन हमला कर ध्वस्त करना चाहता है। इसके अलावा हथियारों से जुड़ी फैक्ट्रियां, दक्षिणी मॉस्को में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर, सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर और रूस के सभी अहम फ्यूल डिपो भी यूक्रेन के लिस्ट में शामिल हैं। यूक्रेन ने जो लिस्ट अमेरिका को सौंपी है उसमें मौजूद सभी ठिकाने रूस यूक्रेन बॉर्डर से कई किलोमीटर अंदर मौजूद हैं। साथ ही रूस के लिए काफी अहम है। इन्हें हिट करने का मतलब होगा रूसी राष्ट्रपति के सब्र के बांध को तोड़ना। रूसी राष्ट्रपति को भी इस लिस्ट की खबर है, जिसके बाद क्रोधित पुतिन ने नेटो और यूरोप को एटमी रेगिस्तान बनाने की चेतावनी दे दी है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पश्चिमी हथियार से रूस पर हमले हुए तो पूरे पश्चिम में अब तक की सबसे बड़ी तबाही आ सकती है। जिसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे वो अभी से रूस ने बता दिए हैं। यूक्रेन के काउंटर में पुतिन ने यूरोप में न्यूक्लियर तबाही की स्क्रिप्ट तैयार की है, जिसकी शुरुआत बेल्जियम से होगी। बेल्जियम में 3 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनमें से 2 अभी एक्टिव हैं। इन पर रूस बड़ा हमला करेगा। फिनलैंड में मौजूद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट में से 2 काम कर रहे हैं। दोनों पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में है। फ्रांस में कुल 22 एटमी रिएक्टर हैं। इनमें से 10 रिएक्टर बंद हो चुके हैं। बचे हुए 12 रिएक्टर पर पुतिन मिसाइल हमले कर सकते हैं। जर्मनी में काम कर रहे 28 में से 4 एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट पर रूस मिसाइल वर्षा कर एटमी सुनामी ला सकता है। पोलैंड के सभी 10 पावर प्लांट पर भी पुतिन हमला कर सकते हैं। स्वीडन के 6 में से 3 एटमी प्लांट चालू हैं। तीनों पर पुतिन इस्कंदर मिसाइल दाग सकते हैं। सबसे बड़ी तबाही ब्रिटेन में आने वाली है। यहाँ के 22 न्यूक्लियर प्लांट में से 12 एक्टिव हैं। इन सभी पर पुतिन हमला कर सकते हैं। साफ है, अगर यूक्रेन ने रूस के अहम टारगेट्स को पश्चिमी हथियारों से हिट किया तो परमाणु तबाही आनी तय है। हालांकि ज़ेलेंस्की की लिस्ट पर अभी तक अमेरिका मौन है। पश्चिमी हथियारों से हमले की इजाजत को लेकर उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बाइडेन के इस मौन के पीछे उनकी हां मानी जा रही है। माना जा रहा है कि बाइडेन गुप्त तौर पर ज़ेलेंस्की को हमले की इजाजत दे चुके हैं। अमेरिका इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन पश्चिम के बाकी मुल्क इस पर मुखर हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों से हमले की इजाजत दे। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थानीय प्रतिनिधि डी रिविएरे ने यूक्रेन की वकालत करते हुए कहा, यूक्रेन को दुश्मन पर हमले की पूरी इजाजत होनी चाहिए। यूक्रेन को उस पर हमले करने वाले लक्ष्यों को तबाह करना होगा। वहीं नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, रूसी सैनिक, टैंक और ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यह अधिकार सीमा रूसी बॉर्डर पर खत्म नहीं होता। यह यूक्रेन पर निर्भर करता है कि वो अपनी रक्षा किस तरह करता है। पश्चिम के देशों का रुख साफ है। वो यूक्रेन के कंधे पर बारूद रखकर रूस के हर कोने को दहलाने की ख्वाहिश रखते हैं। नेटो मुल्क तुर्की का रुख इससे अलग है। वो इसे युद्ध भड़काने वाली नीति बता रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश रूस को न्यूक वॉर के लिए मजबूर कर रहे हैं। एटमी चेतावनी के बावजूद अमेरिका और कई यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन को अपने चुनिंदा हथियारों से हमले की इजाजत दे रहे हैं। दावा है कि इस लिस्ट में टॉप पर ब्रिटेन है।
इंटरनेशनल रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन ने अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन को हमले की इजाजत दे दी। फ्रांस ने भी स्कैल्प मिसाइल से हमले का अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका अटैकम्स से बड़े टारगेट्स को हिट करने की इजाजत दे रहा है। वहीं जर्मनी टॉरस मिसाइल पर राजी हो चुका है। पश्चिमी मुल्कों ने यह इजाजत पुतिन की एटमी धमकी को नजरअंदाज करते हुए दी है। ऐसे में साफ है कि अगर इन हथियारों ने रूस की जमीन को छुआ, उसे दहलाने की कोशिश भी की, तो यूरोप को एटमी ज्वाला में जलने से कोई नहीं बचा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पुतिन ने किम को उपहार में घोड़े भेजे हैं। रूस ने किम को 43 घोड़े उपहार में भेजे हैं। उत्तर कोरिया रूस को कर रहा बारूद सप्लाई, और पुतिन ने कुछ दिन पहले कार गिफ्ट की थी। अब तक कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड का दबदबा था। ज़ेलेंस्की की फौज लगातार कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रही थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से रूसी फौज को सरेंडर तक करना पड़ा था। मगर बीते 48 घंटों से रूस ने कुर्स्क में बाजी पलट दी है। दरअसल पुतिन ने जैसे ही कुर्स्क को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे यूक्रेनी खेमे में कोहराम मचा है, क्योंकि रूसी सेना चुन चुन कर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। कुर्स्क के कई इलाकों में यूक्रेनी फौज ने सरेंडर तक किया। मगर इसी बीच कुर्स्क जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, वो ये कि कुर्स्क में मर्सनरी लड़ाकों की भी एंट्री हो चुकी है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कुर्स्क में बारूदी कोहराम मचाने वाले यूक्रेन, कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा करने वाली ज़ेलेंस्की ब्रिगेड अब कुर्स्क में ही त्राहिमाम कर रही है। क्योंकि कुर्स्क को यूक्रेनी शिकंजे से छुड़ाने के लिए पुतिन की ब्रिगेड ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुर्स्क में अब सिर्फ बदले की जंग लड़ी जा रही है। मतलब धमाके का बदला धमाके से, खूनी संघर्ष का बदला खूनी कोहराम से। और सरेंडर का बदला खुलेआम सरेंडर से। ये वही कुर्स्क है जहां चंद दिनों पहले रूसी फौज के सरेंडर की तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के जवान अपनी जान बचाने के लिए घुटनों पर बैठे हुए हैं। यकीन मानिए, बीते 48 घंटों से कुर्स्क में रूसी ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। कुर्स्क के खुफिया ठिकानों में छिपे बैठे यूक्रेनी सैनिकों पर विस्फोटक ड्रोन और गाइडेड बमों से प्रहार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क पर फिर से कंट्रोल करने के लिए रूसी डिफेंस पूरे एक्शन में है। कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को बेदखल करने के लिए पुतिन ने कुर्स्क में सैनिकों और हथियारों की तादाद बढ़ाई है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से सैनिकों को बुलाया है। इन सभी सैनिकों की तैनाती कुर्स्क प्रांत में की गई है। इसके अलावा कुर्स्क में मर्सिनरी ब्रिगेड भी भेजी गई है। जानते हैं पुतिन ने कुर्स्क में पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? क्यों पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत को यूक्रेनी सेना के लिए जहन्नुम बना दिया है?
तो उसकी वजह है कुर्स्क को लेकर नेटो और अमेरिका की साजिश। दरअसल रूस का आरोप है कि कुर्स्क पर कब्जे के लिए यूएस नेटो ने पूरी ताकत लगा रखी है। कुर्स्क में यूक्रेन के साथ यूएस, फ्रांस और पोलैंड के सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा कुर्स्क में कोलंबिया और कई देशों के मर्सनरीज भी हैं। ये तमाम मर्सनरी ग्रुप यूक्रेनी सेना के साथ कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। रूस का दावा इसलिए भी हवाई नहीं है क्योंकि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने कुर्स्क में एक मर्सनरी लड़के को गिरफ्तार किया जिसका ताल्लुक कोलंबिया से है। इस मर्सनरी लड़ाके के पास से कुछ हथियार और नक्शे भी बरामद किए गए हैं। लिहाजा रूस ने भी अमेरिका और नेटो के अटैक प्लान का पलटवार करते हुए अफ्रीकी देशों से अपनी सेना वापस बुला ली और उन्हें कुर्स्क भेज दिया है। इसके अलावा पुतिन ने मर्सनरी लड़ाकों की फौज को भी कुर्स्क के बैटल ग्राउंड में उतार दिया है। हालांकि कुर्स्क में यूक्रेन भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। रूस के विस्फोटक प्रहार का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी कुर्स्क में MiG-29 लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक करते हुए कुर्स्क के एक ब्रिज को तबाह कर दिया। लेकिन रूसी डिफेंस भी कुर्स्क को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। वो ये कि अगले 100 घंटों में कुर्स्क से यूक्रेनी सेना का नामो निशान मिट जाएगा और इसके लिए रूसी डिफेंस वॉर जोन में गैर परंपरागत हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल करेगा और वो है 1500 किलो वजनी थर्मोबैरिक बम। जिस तरह अवदीपका और ज़ेपोरिजिया में रूस ने फैब 1500 M54 इस्तेमाल किया, ठीक इसी तरह कुर्स्क में रूसी डिफेंस इस ग्लाइडेड बम का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि फैब 1500 M54 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। 15 मीटर लंबे इस विनाशक का वजन 1525 किलो होता है। इसके एक प्रहार से 2 किलोमीटर का इलाका खाक हो जाता है। फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। फैब 1500 बम सैटेलाइट और जीपीएस से संचालित होता है। यही वो खासियत है जो इसे विध्वंसक बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। यह बम टारगेट को 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट करता है, मतलब अचूक निशाना। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आज रात कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेन ने कब्जा कर रखा है वहां रूसी डिफेंस स्पेशल ग्लाइडेड फैब 1500 से प्रहार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क पर हमले के पीछे ज़ेलेंस्की का प्लान था पुतिन को बैकफुट पर लाना, लेकिन अब ये प्लान उल्टा पड़ गया है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में लड़ रही है तो रूस ने यूक्रेनी धरती पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में डोनेस्क के 5 इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क में हार कबूल कर ली है। अब रूसी सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है और अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द यहां अपने सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई तो यूक्रेन एक बड़े हिस्से को गंवा सकता है। डोनेस्क में रूसी मिसाइलें भीषण तबाही मचा रही हैं। कीव के आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। बैक टू बैक सायरन बज रहे हैं। ये रूसी राष्ट्रपति का कुर्स्क प्रतिशोध है जो अब फुल स्केल पर शुरू हो चुका है।
रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ 2024 का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कुर्स्क और रूस के 5 प्रांतों पर हमला ज़ेलेंस्की को महंगा पड़ने लगा है। ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमला कर रूस को घुटनों पर लाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई है। ये सूमी की तस्वीरें हैं जहां रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया, जहां यूक्रेन को पश्चिम से मिली मिसाइलें रखी थी। रात 2 बजे के आसपास रूस ने कीव पर भी ड्रोन दागे। दावा है कि 1 घंटे में 20 ड्रोन हमले किए गए, हालांकि इन्हें तबाह कर दिया गया। रूसी धरती पर हमले का प्रतिशोध बताकर राष्ट्रपति पुतिन बारूदी हमलों से यूक्रेन को रेगिस्तान बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों पर हमले किए गए। बीते 24 घंटे में डोनेस्क, कीव, पोल्टावा, चर्निहिव, सूमी, माइकोलेव और निप्रोपेट्रोवस्क पर बड़े हमले किए हैं। रूस के प्राइमरी टारगेट पर यूक्रेन के कब्जे वाला डोनेस्क है। डोनेस्क के एक बड़े हिस्से को रूस अपने कब्जे में ले चुका है। ये यूक्रेन की वोवचा नदी के पास की तस्वीरें हैं, जहां कार्लिफ्स के जलाशय के पास रूसी सैनिक अपनी टुकड़ी का झंडा लहराता हुआ नजर आया। सिंकिक्वा पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की 25वीं ब्रिगेड के जवान यूक्रेन चौकी पर रूसी झंडा लगाते दिखे। ये डोनेस्क के कार्लोवका की तस्वीर है, जहां रूस ने कब्जा कर लिया है, जहां की हर चौकी पर रूस का झंडा लहरा रहा है। यूक्रेन की सेना ने डोनेस्क में हार कबूल कर ली है। ज्यादातर इलाके यूक्रेन की आर्मी ने खाली करने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद रूस यहां कब्जा कर रहा है। दरअसल रूस सेना यूक्रेनी कब्जे वाले डोनेस्क के सिंकिक्वा, कार्लोवका, वोवचा नदी के किनारे पर्वोमाइस्के और निवल्स्के पर कब्जा कर चुकी है। रूस की सेना अब पोक्रोवस्क के बेहद करीब पहुंच चुकी है। वहीं कुपियांस्क में भी रूस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इधर लुहांस्क में रूस की सेना एक्शन मोड में है। उसके टारगेट पर यूक्रेन की चौकियां हैं। यहां भी कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। बीते 1 हफ्ते से रूस ने भीषण हमले किए हैं। 1 हफ्ते में यूक्रेन के 16,910 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं 18 टैंक, 212 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, 32 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर, 142 आर्टिलरी गन, 34 हथियार डिपो और 1 MiG-29 फाइटर जेट तबाह हो चुका है। दरअसल रूस की जीत की रफ्तार पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह है यूक्रेन का रूसी जमीन पर फोकस। ज़ेलेंस्की ने अपनी बड़ी ताकत कुर्स्क और दूसरे 5 प्रांतों में लगाई है, जिसका फायदा उठाकर पुतिन यूक्रेन को तेजी से जीतते हुए आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। हमास के बाद इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह है। अमेरिका लाल सागर में हूती से मुकाबला कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक और संगठन तेजी से ताकतवर होकर उभरा है। इसका नाम है इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस। इस संगठन ने अब अमेरिकी बेस और इजराइल पर हिजबुल्लाह के तरह हमले शुरू कर दिए हैं। दावा है कि हूती ने इस संगठन को ताकतवर बनाया है ताकि इराक और सीरिया से भी भीषण युद्ध छेड़ा जा सके। ऐसा ब्लास्ट जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो। आग का ऐसा गुबार जैसे जमीन का एक बड़ा हिस्सा भस्म हो गया हो।
ये धमाका यमन के अदन में हुआ। रिपोर्ट में दावा है कि ये आग एयर स्ट्राइक की वजह से नहीं बल्कि गैस टैंकर में धमाके की वजह से लगी। अदन पर एयर स्ट्राइक का शक इसलिए है क्योंकि अदन के समुद्री इलाके में हूती ने इजरायली जहाज पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने पलटवार किया। रिपोर्ट के मुताबिक अदन की खाड़ी में हूती ने 2 मिसाइल हमले किए। दोनों मिसाइलें इजरायली जहाज के करीब गिरी। जहाज को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका और इजरायल अब तक हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अचानक इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस नाम का संगठन बेहद ताकतवर बनकर उभरा है। इस संगठन ने भी सीरिया में अमेरिकी बेस और इजरायल पर हमलों की शुरुआत कर दी है। सीरिया में कॉनिको ऑयल फील्ड पर हमला किया गया। इस ऑयल फील्ड पर अमेरिकी सेना का बेस मौजूद है। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यहां मिसाइल हमला किया। अमेरिकी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सीरिया के डेर एज़ोर में भी अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमले किए गए। पिछले 1 हफ्ते से अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। इराक और सीरिया के कई बेस पर हमले हो चुके हैं। रॉकेट और ड्रोन हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हैं। अमेरिका ने सीरिया में बदले का एक्शन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना ने कई इलाकों में प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर धावा बोला और भीषण गोलीबारी भी हुई। 29 अगस्त को पश्चिमी इराक में भीषण मुठभेड़ हुई। अमेरिकी सेना के हमले में 15 प्रॉक्सी लड़ाके मारे गए। अमेरिका का दावा है कि सभी आईएसआईएस के सदस्य थे। आईएसआईएस के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हिजबुल्लाह और हमास की तरह ही इजरायल पर भी हमलों की शुरुआत कर दी। इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस लगातार ड्रोन से इजरायली शहरों को निशाना बनाने की कोशिश में है। ड्रोन से इजरायल के सबसे बड़े और व्यस्त रहने वाले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले किए। राजधानी तेल अवीव के पावर स्टेशन को भी उड़ाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस को हूती ने बेहद ताकतवर बना दिया है। हूती से ही इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस को भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन मिले हैं। अब ईरान के इशारे पर यह संगठन इजरायल और अमेरिका पर हमले कर रहा है। हूती भी बहुत बड़े जंग की तैयारी में है। दावा है कि हूती ने 6 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। हूती के 6 लाख लड़ाके इजरायल से युद्ध लड़ेंगे। अमेरिका के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। हूती अब सिर्फ लाल सागर तक सीमित नहीं रहेगा। हूती के लड़ाके सीरिया के जरिए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अमेरिकी सेना ने हूती के 2 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने यमन में बमबारी की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब हूती के साथ इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस भी अमेरिका के लिए नई चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इजराइल के गश इत्जियान इलाके में बीती रात जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। चंद सेकंड के भीषण इस ब्लास्ट में एक गैस स्टेशन आगजनी का शिकार हुआ। जानते हैं यह हमला किसी रॉकेट मिसाइल या फिर ड्रोन से नहीं बल्कि फिदाइन अटैक के जरिए अंजाम दिया गया। यानी विस्फोटकों से भरी कार ने गैस स्टेशन में तबाही मचाई। आखिर कैसे, देखिए। अभी तक लेबनान, गाजा और सीरिया से इजरायल पर हमले किए जा रहे थे। अभी तक दक्षिणी इजरायल पर हूती रेड सी से मिसाइलें बरसा रहा था, मगर पहली बार इजरायल की धरती फिदाइन अटैक से दहली। पहली बार इजरायल का गश इत्जियान इलाका बारूदी कोहराम से दहल उठा।
ये तस्वीरें सेंट्रल इजराइल के गश एत्जियान की हैं। यहाँ बीती रात एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। इस हमले को लेकर इजरायली डिफेंस ने दावा किया है कि गश एत्जियान के गैस स्टेशन पर फिदाइन अटैक हुआ। विस्फोटकों से भरी कार के जरिए गैस स्टेशन में धमाका हुआ। कार में ब्लास्ट होने के साथ ही गैस स्टेशन भी धधकने लगे। इस धमाके के साथ ही पूरा इलाका थर्रा उठा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज और आग का गुबार उठता नजर आया। दावा किया जा रहा है कि इस फिदाइन अटैक में कई लोग मारे गए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से मृतकों को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। एक तरफ गश एत्जियान में कार के जरिए हमला हुआ तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और मिस्र बॉर्डर पर 6 इजरायली नागरिकों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस हमले में 2 इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। लाल सागर से उठे समुद्री तूफान ने सऊदी अरब में कोहराम मचा दिया है। हालात ऐसे हैं कि मदीना शहर समंदर में तब्दील होता दिख रहा है। कहीं कार बह रही थी, कहीं सड़कें पूरी तरह डूब गईं, कहीं घरों के दरवाजे पानी में डूब गए। लोग डर की वजह से पहली मंजिल पर जा चढ़े और जल सैलाब का वीडियो बनाने लगे। ये सऊदी अरब के मदीना शहर की तस्वीरें हैं। लाल सागर से उठा समुद्री तूफान जब मदीना शहर में पहुंचा, साथ में मूसलाधार बारिश लाया, जिसके बाद मदीना शहर का ये हाल हो गया।